हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उस श्रृंखला को हम पुनः कंटिन्यू करते हैं जो हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जो उनकी एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उस श्रृंखला को आज हम लोग पुनः कंटिन्यू करेंगे। और इस संदर्भ में आज हम देखेंगे नागवंश का, जो शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था शिशुनाग। तो आज हम लोग शिशुनाग के बारे में ही डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में आपने पूरा डिटेल से कवर किया था। तो आज हम लोग शिशुनाग के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग यह भी नागवंश, यह नागों की ही एक शाखा थी। शिशुनाग वंश यह भी नागों की ही एक शाखा थी। और शिशुनाग महाटीका वंश में शिशुनाग को बताया गया है कि यह एक शूद्रा अथवा निम्न कुल स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ था। यह एक शूद्रा अथवा निम्न कुल के स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ था शिशुनाग। जबकि पुराण शिशुनाग को क्षत्रिय मानते हैं। यह पुराण जो क्षत्रिय मानते हैं, यह प्रमाण ज़्यादा एथेंटिक लगता है। यदि शिशुनाग शूद्र कुल में अथवा वैश्या के गर्भ से पैदा हुआ होता, तो तत्कालीन रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, वो कभी भी शिशुनाग को राजा स्वीकार नहीं करते अथवा कभी भी वो इसे इतना सम्मान नहीं देते। जिस वजह से ज़्यादा एथेंटिक प्रमाण कौन लगता है कि यह भी क्या थे, यह भी क्षत्रिय थे। पुराण भी इनको क्षत्रिय बताते हैं। चूँकि आप जानते हैं इससे पहले हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसे नागवंश के नाम से इतिहास में जाना गया। तो नागवंश जो था, ये अगर आप देखेंगे तो 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक इसने कुल शासन किया। नागवंश ने कुल 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक शासन किया। और शिशुनाग ने कुल देखेंगे तो 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक, 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक शिशुनाग ने शासन किया। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम जो शासक था, नागदशक की हत्या करके इसने मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी। और फलस्वरूप इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर इसने अपनी राजधानी राजगिरी अथवा गिरिब्रिज को बनाई। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगिरी अथवा गिरिब्रिज को बनाई। चूँकि इसकी दो राजधानियाँ थी, राजगिरी अथवा गिरिब्रज तथा वैशाली। ऐसा माना जाता है कि इसने वैशाली को इसलिए राजधानी बनाया था ताकि यह लिच्छियों पर नज़र रख सके। आगे चल कर के यही इसकी प्रधान राजधानी बनती है। वैशाली जो थी इसकी प्रधान राजधानी बनती है। तो कहा जाता है ऐसा कि पुराणों में ये बताया गया है कि शिशुनाग पुराणों में ये बताया गया है कि यह देखेंगे तो लगभग, अगर आप देखेंगे तो अवंती का जो शासक प्रद्योत था, अवंती के शासक प्रद्योत के कुल पुत्र 138 वर्षों तक शासन करेंगे। कुल कितने वर्षों तक शासन करेंगे? 138 वर्षों तक शासन करेंगे। और फलस्वरूप शिशुनाग उनकी हत्या करके अपने पुत्र को वाराणसी का गवर्नर बना करके, और आगे चल करके यह अपनी सत्ता कहाँ पे स्थापित करेगा? तो मगध पर अपनी सत्ता स्थापित करेगा। ये बातें कहाँ कही गई हैं? तो ये बातें पुराणों में ही कही गई हैं। ऐसा माना जाता है सुधाकर चट्टोपाध्याय के द्वारा। सुधाकर चट्टोपाध्याय का ऐसा मानना है कि इसने अगर आप देखेंगे तो हर्यक वंश के समय से इसने हर्यक वंश के समय ही इसने अवंती पर आक्रमण किया था। चूँकि पूरी सेना वो किसके अधिकार क्षेत्र में थी? पूरी की पूरी सेना चूँकि ये प्रधान सेनापति शिशुनाग प्रधान सेनापति था, तो पूरा सेना थी वह इसी के ही अधिकार क्षेत्र में थी। और फलस्वरूप क्या होता है
कि इसने जो है अवंती पर उसी समय आक्रमण किया था। अगर आप देखेंगे साम्राज्य विस्तार में तो शिशुनाग जो था इसने अवंती को विजित किया था। अवंती की विजय शिशुनाग वंश के या शिशुनाग की सबसे महान विजय थी। अवंती की विजय शिशुनाग की सबसे महान विजय थी और फलस्वरूप जो है अगर आप देखेंगे तो अब मगध जो है एक महान साम्राज्य, मगध का जो है एक लंबा साम्राज्य विस्तार हो गया। और फलस्वरूप यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व में बंगाल से लेकर के पूर्व में पूरा बंगाल से लेकर के अगर आप देखेंगे पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पूरा मालवा तक, पश्चिम में पूरा मालवा तक जो है किसका साम्राज्य विस्तार था, तो पश्चिम में पूरा मालवा तक और सिर्फ मगध का ही साम्राज्य विस्तार था। महात्मा बुद्ध के समय जितने भी उत्तर भारत में महत्वपूर्ण महाजनपद थे उन सभी को जो है मगध में विलय कर लिया था। तो फलस्वरूप जो है शिशुनाग के समय की सबसे महान सफलता जो थी, इसने अवंती को इसने जो है विजित कर लिया था। जब इसने अवंती को विजित कर लिया था, चूँकि अवंती के अधिकार में वत्स था, अवंती पर किसका अधिकार था, वत्स का अधिकार था। और जब अवंती पर जो है शिशुनाग का अधिकार हो गया तो इसका मतलब वत्स पे भी शिशुनाग का अधिकार हो गया। इस तरह से अवंती और वत्स दोनों जो है मगध साम्राज्य में मिला लिए गए और इस तरह से इनके साम्राज्य की सीमाएं यहाँ तक पूरा फैल गई, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में मालवा तक। फलस्वरूप जो है अगर आप देखेंगे तो वाणिज्यिक दृष्टि से भी यह विजय काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ से देखेंगे तो मगध जो था, मगध पश्चिम देशों के साथ व्यापार से यह जुड़ गया, पश्चिम देशों के साथ व्यापार से जो है यह जुड़ गया। यहाँ से देखेंगे तो मगध से होते हुए जो है वत्स से होते हुए, अवंती से होते हुए एक मार्ग जो है भड़ौस तक आता था। कहाँ तक आता था, भड़ौस तक आता था। और फलस्वरूप जो है यहाँ से अरब सागर के माध्यम से पश्चिम देशों के साथ व्यापार होता था, अरब सागर के माध्यम से पश्चिम देशों के साथ व्यापार होता था। फलस्वरूप जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो शिशुनाग ने जो है अपना काफ़ी जो है उसने मगध का साम्राज्य विस्तार किया और इस संदर्भ में उसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कहाँ सानंद के राजगीर या गिरिब्रज, जबकि आगे चल कर के उसकी प्रधान राजधानी जो बनती है वह वैशाली बनती है। और शिशुनाग एक महान विजेता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने अवंती और वत्स को जो है क्या किया था कि मिलाया था। जबकि भंडारकर का ऐसा मानना है, इतिहासकार भंडारकर का ऐसा मानना है कि इसने शिशुनाग के समय जो है अगर आप देखेंगे तो शिशुनाग के समय कौशल पे भी अधिकार किसका था, तो मगध का था। यह बात किसने बताई है, यह बात इतिहासकार भंडारकर ने बताई है। यह बात किसने बताई है, इतिहासकार भंडारकर ने बताई है। और फलस्वरूप जो है इसके बाद जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो होता है वह कालाशोक होता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। और इस तरह से ये शिशुनाग की एक महान सफलता थी। और फलस्वरूप जो है ये अब आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।